जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा प्रशासन पर बाह्य नियंत्रण के दो साधन, विधायी और न्यायिक नियंत्रण के बारे में। जी हाँ मित्रों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे न्यायिक नियंत्रण पर। देखेंगे कि न्यायिक नियंत्रण के माध्यम से प्रशासन पर किस प्रकार से नियंत्रण पाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। जब कोई सरकारी अधिकारी नागरिकों के संवैधानिक या मौलिक अधिकारों का हनन करता है, उसका अतिक्रमण करता है, तो न्यायपालिका उनकी रक्षा करती है। न्यायपालिका का कार्य देश के कानूनों की व्यवस्था करना और उन्हें भंग करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था करना है। साथ ही न्यायपालिका अत्याचार, अनियमितता, भ्रष्टाचार आदि दोषों पर प्रतिबंध लगाती है। भारतीय न्याय व्यवस्था में न्यायिक पुनरावलोकन को अपनाया गया है और न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। प्रोफेसर व्हाइट के अनुसार निम्नलिखित स्थितियों में प्रशासन की शक्तियों पर न्यायपालिका द्वारा नियंत्रण रखा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि किन किन स्थितियों में न्यायपालिका द्वारा नियंत्रण रखा जा सकता है। पहला पॉइंट है अधिकारों एवं सत्ता का दुरुपयोग, अर्थात जब अधिकार एवं सत्ता का दुरुपयोग होगा तब न्यायपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण बढ़ाया जा सकता है। जब लोक सेवा के अधिकारी अपने पद का प्रयोग किसी व्यक्तिगत कारण से दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने या किसी के प्रति बदले की भावना से करते हैं, तो प्रभावित व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है और वह अपने अधिकारों एवं सत्ता को बचाने के लिए न्यायालय से अपील कर सकता है। दूसरी स्थिति है अधिकार क्षेत्र का अभाव, अर्थात जब लोक सेवा के अधिकारी कोई ऐसा कार्य करते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और उससे किसी नागरिक को कोई हानि पहुंचती है, तो नागरिक अपने अधिकार की रक्षा के लिए न्यायालय का सहारा ले सकते हैं। प्रभावित नागरिक जब न्यायालय में आवेदन करके यह इंगित करता है, अर्थात यह साबित करता है कि अमुक अधिकारी द्वारा किया गया कार्य उसके अधिकार क्षेत्र या भौगोलिक क्षेत्र में नहीं आता और तथ्यों की जांच के आधार पर क्षेत्र का दुरुपयोग प्रमाणित हो जाता है, तो न्यायालय उन कार्यों को अवैधानिक घोषित कर देता है। इसे न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार भी कहा जाता है। अब प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने की तीसरी स्थिति है वैधानिक त्रुटि। जी हाँ मित्रों, वैधानिक त्रुटि इस बात की पूरी संभावना रहती है कि सरकारी अधिकारी कानून की गलत व्याख्या कर सकते हैं और नागरिकों को कानून का गलत ढंग से प्रयोग कर हानि पहुंचा सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रभावित व्यक्ति न्यायालय में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपील कर सकता है। जांच के पश्चात यदि अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है तथा उसके द्वारा किया गया कार्य असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। अब बात करेंगे न्यायिक नियंत्रण के साधन के बारे में कि किस प्रकार और क्या-क्या न्यायिक नियंत्रण के साधन हैं। तो प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण रखने के निम्नलिखित साधन उपलब्ध हैं। पहला, सरकार के विरुद्ध या सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग, अर्थात नागरिकों को स्वतंत्रता एवं अधिकार संविधान द्वारा दिए जाते हैं और संविधान ही उनकी रक्षा के लिए उत्तरदायी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में कहा गया है कि भारत के विरुद्ध या उसके द्वारा भारतीय संघ के नाम से अभियोग प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसका आशय यह है कि सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा ही मुकदमा दायर नहीं किया जाता है, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार के विरुद्ध भी मुकदमा दायर किया जा सकता है। सरकारी अधिकारियों के बारे में देखा जाए तो समस्त सरकारी पदाधिकारी अपने कार्यों के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामान्य नागरिक की भांति सरकारी पदाधिकारियों पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। भारत में संविधान द्वारा सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपालों को किसी भी प्रकार की न्यायिक कार्रवाई से मुक्त रखा गया है।
आप बात करेंगे प्रशासन पर असाधारण न्यायिक उपचार के बारे में। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण रखने के लिए न्यायपालिका को उपयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। इन विशेष अधिकारों को ही असाधारण उपचार कहा जाता है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक नियंत्रण स्थापित करने के संबंध में कुछ विशेष प्रकार के लेख या आदेश जारी करने के अधिकार प्राप्त हैं, जो निम्न हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य है कि न्यायालय उस व्यक्ति को जिसने व्यक्ति को बंदी बना रखा है उसे आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश करे, ताकि उसे बंदी बनाए जाने के कारण पर विचार किया जा सके। यदि उस व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के पर्याप्त कारण उपलब्ध न हो तो बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय मुक्त भी कर सकता है। इसका उद्देश्य है कि बिना पर्याप्त कारण के मनमाने ढंग से किसी भी व्यक्ति को बंदी नहीं बनाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए अगला लेख है परमादेश। जी हाँ मित्रों, परमादेश का अर्थ है किसी को आज्ञा देना। परमादेश लेख द्वारा न्यायालय सार्वजनिक निकाय, निगम या संस्था को आदेश दे सकता है कि वह अपने कर्तव्य का पालन कानून के अनुसार करे। उसके बाद प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण स्थापित करने का तीसरा लेख है या तीसरा आदेश है प्रतिषेध। प्रतिषेध लेख उच्च न्यायालय द्वारा निम्न श्रेणी के न्यायालयों को उस समय जारी किया जाता है जब वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हो। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण स्थापित करने का अगला विशेष अधिकार है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण उस लेख का नाम है जो किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को उस समय जारी किया जाता है जब वह किसी मुकदमे की कार्यवाही से असंतुष्ट हो। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से सभी प्रकार के रिकॉर्ड मंगवा सकता है और मंगवाकर उसकी जांच कर सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर तो नहीं गया है। इस समय अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय रुक जाता है, क्योंकि इस समय सारे फैसले उच्च न्यायालय के द्वारा लिए जाते हैं। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के अगले विशेष अधिकार के बारे में बात करेंगे और वह है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा लेख द्वारा कोई व्यक्ति यदि गैर कानूनी ढंग से किसी पद या अधिकार का प्रयोग करता है तो न्यायालय उसे ऐसा करने से रोक सकता है। देखा जाए तो इस लेख का उद्देश्य सरकारी पद संबंधित किसी दावे की जांच करना है। अब हम जानेंगे न्यायिक नियंत्रण की सीमाओं के बारे में कि न्यायिक नियंत्रण की सीमाएं कहां तक है। तो भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की सीमाएं निम्न प्रकार से है। पहला, न्यायालय स्वयं हस्तक्षेप नहीं करते। जनहित में वे तभी हस्तक्षेप करते हैं जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह उनके समझ आता है या उनके समझ गुहार लगाता है, प्रार्थना करता है। दूसरा, न्यायालयों की प्रक्रिया अत्यंत खर्चीली एवं जटिल होती है। खर्चीला होने के साथ साथ पर्याप्त समय भी लगता है, अतः इसे सरल बनाना आवश्यक है। उसके बाद इसकी तीसरी सीमा है न्यायिक नियंत्रण घटना के बाद की प्रक्रिया होती है। जब कोई घटना घट जाती है तब उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और तभी न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभ होती है। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो इस आधुनिक समय में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार आदि को रोकने के लिए न्यायिक नियंत्रण अति महत्वपूर्ण है। इस वर्तमान समय में प्रशासनिक कार्यों के तकनीकी होने के साथ साथ न्यायाधीशों को भी तकनीकी योग्यता का ज्ञान होना चाहिए ताकि वे समुचित निर्णय लेने की स्थिति में सक्षम हो।
धन्यवाद मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मैं अगले वीडियो में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के बारे में आपको जानकारी दूंगा। इसीलिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।